नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बांटो और मलाई खाओ है कांग्रेस और एनसीपी की राजनीति का आधार। महाराष्ट्र के सतारा की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, बीजेपी सरकार ने 5 साल में कार्यशक्ति के दम पर जमीन पर उतारे जन कल्याण के कार्यक्रम। कांग्रेस समेत दूसरे दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। इनोवेशन के मामले में कर्नाटक सबसे बेहतरीन राज्य। नीति आयोग की पहली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना पहले 4 स्थानों पर काबिज। नीति आयोग ने दी राज्यों को बेहतर आधारभूत संरचना तैयार करने और निजी क्षेत्र को इनोवेशन में बेहतर काम करने की नसीहत। भारत ने संसद से लेकर स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं अनेक कदम। बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ के सत्र में सांसद कनिमोझी का संबोधन। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने लोकतंत्र में जनता की राय के साथ कानून निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका को बताया जरूरी। चौबीस अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। 21 अगस्त से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं पी चिदम्बरम। और भारत और बांग्लादेश के बीच फिर जुड़ेंगे। 1965 के युद्ध के बाद से बंद पड़े रेल संपर्क। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की घोषणा। कहा, दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। शुक्रिया। चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब थोड़ा ही वक्त बचा है। शनिवार शाम 5 बजे दोनों राज्यों में प्रचार थम जाएगा। लिहाजा शनिवार से पहले तमाम राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र और हरियाणा में राजनीतिक दिग्गजों ने आज भी धुआंधार प्रचार किया। आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बीड, सतारा और पुणे में जनसभाओं को संबोधित किया। सतारा में आयोजित जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच आपसी मतभेद है, जहां नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा गठबंधन महाराष्ट्र का भला कैसे भला कर सकता है? ये सतारा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की युति की यही एक सच्चाई बची है। वहां दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है। वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ। क्षेत्र के विकास और किसानों की सहूलियत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी और तब
किसानों के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन बीते 5 सालों में किसानों से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार मिली है। जिनको लेने की हिम्मत पहले नहीं दिखाई, हमने ये सुनिश्चित किया है, केंद्र और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां के लिए दिए हैं। इसमें सड़कों पर, हाईवे पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराड़ गुहागर की 4 लेनिंग का काम हो या सातारा कागल की 6 लेनिंग का काम, ऐसे अनेक प्रकल्प पर आज काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में एनडीए सरकार ने केंद्र और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के संस्कारों के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और रक्षा, राष्ट्रवाद सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया है। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद को हमने प्राथमिकता दी है। भारत भूमि पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने हिंगोली और अल्हास नगर में जनसभाएं की। जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 साल पहले ऐसी सरकार थी जहां भ्रष्टाचार ज्यादा था और विकास से जुड़े कामों को नजरअंदाज किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री म्यूजिकल चेयर का खेल खेलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 5 साल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है और महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बन पाया है। आज महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त प्रदेश बन गया है। नहीं तो पहले हम सुनते थे ये स्कैंडल, वो स्कैंडल, ऐसा स्कैंडल, चाचा का स्कैंडल, भतीजा का स्कैंडल। आज हम विकास की बात सुन रहे हैं। वहीं वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के लिए पोस्टल स्टैम्प जारी किया था। इस बीच as far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira ji had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. और इस बीच पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 मई 1980 को प्रधानमंत्री के तौर पर लिखे इंदिरा गांधी के उस पत्र का हवाला दिया जिसमें उन्होंने वीर सावरकर के आजादी के आंदोलन में अहम योगदान को स्वीकार किया था। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है और इस बार कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को समर्थन देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों और उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं की। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। शरद पवार ने आज नासिक जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा कि 370 हटाए जाने पर उन्होंने इसका सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके रुख को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के पास कोई उपलब्धि होने की वजह से चुनाव प्रचार में अनुच्छेद 370 हटाने के
फैसले को तवज्जो दी जा रही है। शरद पवार ने यह भी कहा कि जब अनुच्छेद 370 हटाने को संसद से मंजूरी मिली है तो इस मुद्दे पर विपक्ष को क्यों उकसाया जा रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। भिवानी में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कांग्रेस पूरी तरह बटी नजर आ रही है। यही नहीं, हरियाणा में पूरा विपक्ष बिखर गया है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कांग्रेस की आलोचना की। उस समय भी हम लोगों ने वादा किया था, बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो हम धारा 370 समाप्त करेंगे। जो ही बहुमत हम लोगों को मिला, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब उसको लेकर भी हंगामा। लेकिन आपने देखा कि सारी राजनीतिक पार्टियां सब खंड खंड हो गई हैं धारा 370 के नाम पर। कांग्रेस में भी विभाजन हो गया है, जितने भी विरोधी पार्टियां सब में विभाजन हो गया है, यहां के लोकदल में भी विभाजन हो गया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसके अलावा SYL का मुद्दा भी सामने आ रहा है। सभी दलों के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार सालों से अटके पड़े इस मुद्दे को सुलझाएगी। हरियाणा में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वैसे वैसे सालों पुराने चुनावी मुद्दे भी बाहर निकलते जा रहे हैं। सतलुज यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर ये विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच वर्षों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के हक में फैसला देने के बावजूद प्रदेश को पंजाब से उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाया है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से हरियाणा के लोगों को उम्मीद जगी है। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। वहीं विपक्षी दल SYL मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं। जितने भी फार्मर्स हैं, गांव में सिंचाई का पानी की बहुत दिक्कत थी। हाँ जी, इसी इलाके में कालका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें पंचकुला भी आता है। 20-20, 25-25 लाख रुपए उसमें लगता था एक ट्यूबवेल में, वो हमने बनाया है। राजनीतिक दल चुनावों के वक्त SYL को वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जानकारों के मुताबिक हरियाणा के लिए SYL काफी अहम है। पानी पंजाब से आता है, पंजाब को क्या पूरा मिल रहा है जितना उसका शेयर है? क्या वो हरियाणा को पूरा भेज पाते हैं या नहीं भेज पाएंगे? और भेजेंगे तो कहाँ से भेजेंगे? ये सारी समस्या जब सारे राजनीतिज्ञ अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक टेबल पर बैठेंगे, बात करेंगे तो समाधान निकलेगा। पानी के दूसरे सोर्सेज भी हैं, उधर से लेकर आए और पानी दें। सतलुज यमुना लिंक नहर के अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर हरियाणा और पंजाब के बीच तल्खी बनी हुई है। इनमें हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट और चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की हिस्सेदारी की मांग शामिल है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। वहीं हरियाणा की सोहना विधानसभा सीट से इस बार 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन पार्टी ने इस बार वर्तमान विधायक तेजपाल तंवर का टिकट काटकर संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। विपक्षी दल इसी बात का फायदा उठाकर बीजेपी से ये सीट हथियाने की कोशिश में है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले की सोहना तावड़ू विधानसभा सीट। इस क्षेत्र का आधा हिस्सा मैदानी है तो आधा हिस्सा अरावली पर्वत श्रृंखला। मैदानी इलाका सोहना के नाम से जाना जाता है, जबकि तावड़ू की पहचान पहाड़ी हिस्से के तौर पर है। चुनावी माहौल में सोहना तावड़ू सीट पर पानी का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। साथ ही इलाके में जाम की समस्या भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। सोहना सीट पर इस बार कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और ये प्रत्याशी लोगों को उनकी परेशानियां दूर करने का भरोसा दिला रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है।
इतनी अच्छी जो इंडस्ट्रीज को एक पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। बाहर से बहुत से उद्योग हमारे क्षेत्र में यहाँ आए भी हैं और लगने जा रहे हैं, जिससे सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और बहुत विकास होगा। मेरा फोकस होगा कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है यहाँ, इंडस्ट्रीज नहीं है, और किसानों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है, और छोटे व्यापारी हैं वो परेशान हैं, बेरोजगारी है, तो इन सब के ऊपर मेरा फोकस होगा। वहीं INLT, JJP और BSP के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं, बिजली का है, पानी का है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। मौजूदा स्थिति में मेरे हिसाब से तो हम नंबर 1 पे हैं। फैसला जनता का होगा, नसीब है, अपनी किस्मत का है, किसका मुकद्दर खुलता है। राजनीतिक दलों का दावा कुछ भी हो, मतदाता फिलहाल मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में कर्नाटक को इनोवेशन यानी नवाचार के लिए सबसे बेहतर राज्य का दर्जा मिला है। रैंकिंग में केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली और पहाड़ी राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र को शोध और इनोवेशन में और बेहतर काम करने की जरूरत है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने राज्यों से इनोवेशन के लिए बेहतर संरचना तैयार करने की अपील की। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में कर्नाटक नवाचार और निवेश के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनकर उभरा है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने पहले 4 में जगह बनाई है। नीति आयोग की ओर से तैयार इस रैंकिंग को राज्यों में इनोवेशन, निवेश, मानव संसाधन, व्यापार के लिए माहौल जैसे मानकों पर तैयार किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र को रिसर्च के क्षेत्र में और ज्यादा योगदान करना होगा। will set a new trend, if you like, for the state governments to sort of give enough attention and focus on this, and to now revamp their science and technology establishments on the one hand, to make sure that the distance between the lab to the land is shortened as far as possible, and 3, and I think for most important for me, is that the mistrust between the private and the public sector is taken away. So that's what has happened. The two have worked in silos to a large extent, and I think we can't achieve the sort of breakthroughs and the sort of innovative, progress that we want unless that happens. नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बच्चों की परंपरागत पढ़ाई की बजाय उनमें शोध की प्रवृत्ति को जगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि किस तरह अटल इनोवेशन मिशन और करीब 3,500 अटल टिंकरिंग लैब के जरिए बदलाव आ रहा है। अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार के शोध संस्थानों का भी मूल्यांकन होना चाहिए और राज्यों को अपने यहाँ शोध का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। We must start ranking all the CSIR labs. Actually, we must put this in public domain. What have they done for private sector in India? How have they fueled change in India on defined parameters? We should make it all in put it all out in public domain and shame those who have not delivered and award those who have delivered. That's the only way India will grow. Competitive strength will come out of putting all this in public domain. ये रैंकिंग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार की गई है। हरियाणा को सुरक्षित और बेहतर लीगल मामले में शीर्ष स्थान मिला है, तो वहीं नॉलेज आउटपुट और व्यापार माहौल के लिए तमिलनाडु को शीर्ष पर रखा गया है। नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर आकांक्षी जिलों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ चुकी है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उधर सर्बिया के बेलग्रेड में चल रहे अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक का आज समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से सांसद शशि थरूर ने बैठक के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मंच में
सांसदों को अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों के विचार जानने, मौजूदा चुनौतियों और संसदीय प्रक्रियाओं को जानने का मौका मिला। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आभार जताया। We believe that as a forum in which parliamentarians have an opportunity to talk to each other, have an opportunity to exchange thoughts on some of the most important issues facing the world today, if we can go beyond the ways in which governments tend to function with each other in intergovernmental forums and treat ourselves as colleagues accountable to our peoples whom we represent, and at the same time working with each other for the benefit of our common humanity, I think we would all be the gainers. Once again, many thanks to the delegations that supported our resolution on climate change, which has come through the drafting committee process in a very constructive way. We're looking forward to its formal adoption today. And with renewed thanks to the President, the Secretary General, and of course to the people and government and National Assembly of Serbia, who contributed so much to the successful and efficient organization of the IPU session. और इससे पहले अंतर संसदीय संघ के सत्र में द राइज ऑफ पार्टिसिपेट्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी विषय पर बोलते हुए सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि भारत ने संसद से लेकर स्थानीय स्तर पर जनता की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और कानून निर्माण के विषय को एक दूसरे से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की राय के साथ कानून निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका जरूरी है। I think in today's world, parliaments and democracies are turning more towards becoming more participatory and taking more input from people and their opinions. And there is a lot of expectation from people that their opinion has to become the part of legislative processes rather than it being only what the governments decide. So that is what we are also trying to put forward here. I think in India, we have achieved this to a large extent because we've emphasized on local administrations and people have been able to participate more in the administrative and the legislative process. I want to make just two brief points. The first point that I wish to make is that the second subject, which is regarding who makes the law, and the first is the democracy, the participative democracy. Can we think of clubbing the two topics? Because it could be that even though it could be a participatory system of taking the people's views and opinions and the stakeholders' views, but in actual lawmaking, that kind of a participation is not reflected. So to look into that aspect, if I would wish that when you are preparing the report, you would also reflect on that topic. This direct participation could not be the effective way of participation. It could be a very dumb participation if you are doing it through the internet, where you just say that whether it should be done or should not be done, unless you discuss the merits and demerits and ways to actually accomplish the result. That cannot be an intelligent participation. So it would be required that we have a participatory democracy. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस और जापान की 7 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में आज फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं। मनीला एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते से मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। साथ ही वो कारोबारियों और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की है कि 1965 के युद्ध के बाद भारत के साथ रोक दिए गए सभी रेल संपर्कों को फिर से खोला जाएगा। ढाका और कुरीग्राम के बीच पहली अंतर शहरी रेलगाड़ी के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ने के साथ बांग्लादेश रेलवे को भी फायदा होगा। 2008 में ढाका और कोलकाता को जोड़ने वाली मैत्री एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच पहली रेल लाइन शुरू हो गई थी।
इसके बाद 2017 में कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस चलाई गई थी। और बात आईएनएक्स मीडिया मामले की करते हैं। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने एक बार फिर चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत को 24 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। सीबीआई ने इस मामले में ईडी ने इस मामले में न्यायिक हिरासत के लिए अपील की थी और दोनों मामलों में 24 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। पी चिदम्बरम को 24 अक्टूबर तक अब न्यायिक हिरासत में रहना होगा। अदालत ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम के अदालत में हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था। 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 अगस्त से न्यायिक हिरासत में पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। सऊदी अरब के मदीना शहर में बस और भारी वाहन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 35 विदेशियों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। हादसे के शिकार लोग अब अरब और एशियाई तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। घायलों को अल-हमना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई और भारतीय विदेश मंत्रालय ने जेद्दा में अपने दूतावास से हादसे में किसी भारतीय के हताहत होने के बारे में पता लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। श्रीलंका के जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज चेन्नई से पहली उड़ान पहुंची। इस मौके पर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद थे। इस उड़ान में अन्य लोगों के अलावा एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CS सुब्रमण्या भी जाफना पहुंचे। जाफना से चेन्नई के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित होंगी और इस उड़ान से भारत और श्रीलंका के बीच संपर्क बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ को देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह महिलाएं व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखिए आगे हमारे खास कार्यक्रम से जुड़िए। विशेष नमस्कार।